हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी यार, बहुत लेट आया हूँ और आया हूँ तो थोड़ा तबीयत मेरी सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इतनी ख़राब थी कि मैं उठ भी नहीं पाया। आप लोगों का सपोर्ट ही कम था, लेकिन बहुत तबीयत ख़राब हो गई। लेकिन तब भी रात के आया हूँ, तुम लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो बस शांति से पढ़ लो, जितना आएगा उतना ही पढ़ाऊँगा, जितना मटेरियल आ रहा है उतना ही पढ़ाऊँगा। ज़्यादा पढ़ाना नहीं है मेरे को, कम हो पाएगा। लेकिन जितने उन्होंने पढ़ लिया है वो टॉप कर देंगे। टॉप का वादा लिया था, टॉप करा के रहूँगा, बस इतना है। इस चैप्टर देखो 4 नंबर के 4 ये आते हैं, देखो ये आते हैं 4 नंबर के। इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा तो वो सीख लेना, ये ज़रूर सीख लेना, मैं ये सिखा दूंगा अच्छे से। अब यहाँ पे अपन क्या सीखते हैं, पहले ये सीखना अपन को बहुत ज़रूरी है। पहले इस चैप्टर के आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले जल्दी जल्दी सीखते हैं, वो सीख लें तो सब कुछ बन जाएगा अपन से। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक। बहुत सारा डेफिनेशन है। देखो, दो या दो से पदार्थ, यानी देखो कैसे लिखना है, दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी एक है, जैसे समझो कुछ भी कह दो, यह चूना, ठीक है। अरे ये यार, जल ले लो, ठीक है, जल ले लिया तो मैं H2 लिख सकते हो, नहीं आता है तो सीधा सीधा समझो जल। और ये नमक ले लो, ठीक है, ये मिल गया तो शक्कर मिल गई, ठीक है। शक्कर मिली तो क्या बन गया? शरबत। शरबत शरबत बन गई, ज़्यादा परेशान मत को। तो अब ये क्या हो गया? नया पदार्थ बन गया। जल और शक्कर से क्या बन गया? नया पदार्थ। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। देखो ए और प्लस बी, ए और दूसरा एलिमेंट, दूसरा पदार्थ क्या है? बी। और क्या बना रहे हैं अपन का? ए बी, यानी उत्पाद। अगर तुम सोचो तो नया पदार्थ, पदार्थ यानी उत्पाद। और इस तरफ क्या होते हैं? ये अभिकारक। ये सीखो सबसे पहले। यह देखो इसमें लिखा हुआ शक्कर और पानी क्या बना रहे हैं? शरबत। देखो ये है, वही इसमें लिखा हुआ है, तो वही मैंने बताया तुमको। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से, अभिकार और उत्पाद से आप क्या समझते हैं? क्या है अभिकार उत्पाद? समझो अच्छे से, जब समझ में आएगा। अभिकार वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अभिकार मैंने जैसे बताया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, देखो अभिकारक। अभिकारक यही है, जितने पदार्थ मिल रहे हैं, यानी जैसे पानी, जल और शक्कर क्या हो गए अपने? अभिकारक। ये आपके अभिकारक हैं, इनको क्या कहते हैं? अभिकारक। ये रट लो अभिकारक कहलाते हैं। तो ये हो गए अपने अभिकारक। जैसे देखो इसमें ये हैं अभिकारक, देखो इसमें ये दोनों अभिकारक हैं और ये बना रहे हैं, देखो उसमें अलग निकल रही, लेकिन दो अभिकारक हो रहे हैं, तो दो अभिकारक हो रहे हैं, तो ये दोनों अभिकारक हो गए, तो इसको कहते हैं अभिकारक। आगे समझ में? ये अभिकारक है। अब उत्पाद, अब उत्पाद कहते हैं, अब ऑब्जेक्ट की बात है कि अब ये बचा है तो इसको उत्पाद कहते हैं। उत्पाद यानी शरबत। शरबत क्या हो गया आपका यहाँ पे? उत्पाद। जैसे कि यहाँ पर देख लो, ये आपका हो गया उत्पाद, हो गया उत्पाद। और ये भी कंप्लीट हो गया आपका। बस जल्दी से, और ये कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी कर लो। तो रासायनिक के कुछ मूल उदाहरण। रासायनिक अभिक्रिया जो जो दोबारा नहीं बन सकता। जो चीज़, एक चीज़ हो चुकी है दोबारा ना, मतलब उसको, जैसे लोहे पे जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, यानी जलना, यानी दोबारा वो बन नहीं पाएगी वही चीज़। लोहे पे जंग, दोबारा वही लोहा, जंग वाला लोहा वो नहीं बन सकता है स्टील। क्यों? क्योंकि वो जल चुका और वो फिर खराब हो जाएगा, इसलिए। तो ये नहीं होता है कि मतलब यानी खराब हो जाए, खराब हो जाती है फिर वो, तो ऐसा नहीं है, खराब हो जाती है, खराब हो जाती है, इससे नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाकी तुम कहो तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि कुछ नहीं कर सकते हैं अपन इनका क्वेश्चन। मतलब आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, सीधी बात है। आपने अगर पढ़ा होगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, तो यार सीधी बात है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आपसे कौन बनेगा? तो वह आपको पढ़ना चाहिए अधिकतर। और जो क्वेश्चन रह गए हैं तो मैं बता देता हूँ, कितने क्वेश्चन रह गए हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करता हूँ। क्या होते हैं रासायनिक गुण और भौतिक गुण में परिवर्तन। तो क्या है रासायनिक गुण? क्या है? जब अभिक्रिया पदार्थ की अवस्था, रंग, तापमान में परिवर्तन। ये मत करो, ये परेशान मत हो, ये नहीं आ रहा है अभी पढ़ने। और देखते हैं, चलो और देखते हैं। क्या है, देखो एक, देखो एक ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे में, शायद आ सकता है कि पदार्थ एक्स का नाम, इसका सूत्र लिखिए। तो क्या है पदार्थ एक्स का नाम, यानी क्या है एक्स? तो कैल्शियम का ऑक्साइड, यानी क्या? क्या बताओ क्या हो सकता है? ये होता है चूना। कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, ये नहीं होता है चूना। चूना होता है ये, देखो ये बुझा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड, यानी बिना जो बुझा हुआ, ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये चूना है।
और फिर ऊपर में लिखे पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया, यानी जल जब इसमें जल जोड़ा जाएगा तो बिना बुझा हुआ चूना, जब भाप निकलनी होती है, जब चूना डालोगे तो मटके में डालते हो, जैसे चूना डालते हो तुम लोग घर में जैसे पुताई के लिए, तो उसमें गैस निकलती है ना, तो उसी की बात कर रहे हैं कि अगर जल में डालोगे तो बिना बुझा हुआ चूना, यानी बिना बुझा हुआ चूना, यानी समझो कि वो बुझा नहीं है, मतलब ऐसे ही बिना खुला नहीं है, पानी में जल में हो गया, तो वही है। ठीक है, ये आ सकता है, बाकी और बताता हूँ मैं। हाँ, ये रट लो, ये रट लो, तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है, समझ लो, ये एग्जाम ही आ रहा है तुम्हारा। ठीक है, जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों नहीं बदलता, यानी सीधी बात है, कॉपर सल्फेट यानी एक मतलब समझो केमिकल है। ठीक है, केमिकल है। आप तुम लोगों को सीधी शब्द भाषा में बता दूँ, उसमें अगर लोहे की कील डाली है तो विलयन का रंग से मलिन भूरा हो जाता है। क्यों होता है ये पता, कलर चेंज हो जाता है, वही पूछा है क्यों होता है, तो रंग क्यों बदल जाता है, तो नीले रंग में मलिन हो जाता है, यानी नीले रंग का हो जाता है, अगर उसमें डालो तो नीले रंग का हो, सीधे ऐसे ही लिखना है। देखो बिल्कुल सेम टू सेम लिखना है, सीखा, क्वेश्चन सीखो, आंसर बनाना सीखो, क्वेश्चन सीख, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, समझने की ज़्यादा जरूरत है। जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो ऐसे ही लिखना है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो रंग लिखा है, तो विलयन का रंग नीला हो जाता है, सीधा लटो नीला हो जाता है। फिर उसके बाद क्या लगना है, इस अभिक्रिया में लोहा अधिक क्रियाशील, यानी लोहा अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा। देखो यहाँ पे देखो, ये है, देखो ये किसी ने पढ़ी हो, देखो ये कॉपर, ये वो है आपका लोहा यानी आयरन, तो लोहा आयरन है यानी फ्लो आयरन, और COSO4 है नीला रंग में परिवर्तित, नीला रंग है जो कि नीले रंग का हो कॉपर सल्फेट में मिलके, और आयरन सल्फेट बना लिया यानी भूरा रंग बना लिया। पहले ये नीले रंग का होता है कॉपर सल्फेट से, अब रंग नहीं बदला, रंग क्या कौन से रंग में बदल गया, भूरे रंग में बदला है। ठीक है, जो वो करा जाए तो कॉपर क्या होता है, लोहा अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन को कॉपर को विस्थापित कर अथा विस्थापन हुई। इतना यार रट लो कि सीधा सीधा लिखना है, जब लोहे की कील, सीधे इसमें लिखना, सीधे इसी क्वेश्चन से लिखना, देखो क्वेश्चन से, जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग भूरा हो जाता है। क्यों क्यों होता है, तो इस अभिक्रिया में लोहा अधिक क्रियाशील, यानी अधिक क्रियाशील मतलब समझो मजबूत, मजबूत कह दो तुम, तो इसको अच्छी भाषा में याद करो तो जल्दी याद होगा। मजबूत होने के कारण यानी क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा, यानी कॉपर सल्फेट के विलयन को, यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर होता है, कॉपर जानते हो तुम, वो देखा होगा कभी बर्तन वर्तन कुछ तो देखा होगा कॉपर का, तो कॉपर का तार भी होता है, तो उसको समझो, तो उसको विस्थापित कर देगा उसके केमिकल से, तो उसे विस्थापन हो गया यानी हटा देगा, विस्थापित का मतलब होता है हटाना। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एक और जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इनको भी समझ लो। ऑक्सीजन ऑप्शन अभिक्रिया में आप उदाहरण सही समझेगी, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन जुड़ती है अथवा हाइड्रोजन निकलती है, यानी ऑक्सीजन अभिक्रिया, यानी देखो आप इसी को कहते हैं अपचयन, इसको अपचयन कहते हैं, ऑक्सीजन को कहते हैं अपचयन, और अपचयन उसे कहते हैं अनऑक्सीकरण को। ठीक है, तो ये मत सीखो, अपचयन ऑप्चयन सीख लो, उपचयन ऑप्चयन, इसमें इसमें ऊ होता है, इसमें आ होता है, ये रट लो, ये आएगा 100% आएगा। ठीक है, 100% आएगा। ठीक है, तुम्हारे पेपर में आ रहा है। क्या पूछे, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया क्या है, उपचयन क्या याद करना, तो उपचयन क्या है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, सीधा याद रखो, देखो इतना ऑक्सीजन पूछ ले या ऑक्सीजन, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना है, यानी ऑक्सीजन जब जुड़ती है तो ऑक्सीजन करेंगे, यानी अपचयन उपचयन, उल्लू से याद रखो, उल्लू क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है, इतना याद रखो, उल्लू में ऑक्सीजन जुड़ रही है। ठीक है, तो उल्लू में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो कितना हो गया, तो ऑक्सीजन में जुड़ रही है, और हाइड्रोजन निकलेगी, ये मत रखो, इतना रखो, ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन का क्या कहलाती है, सीधे लगना है। यहाँ देते ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजनीकरण क्या है या अपचयन क्या है, तो क्या लिखना है, अपचयन भी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन अभिक्रिया बड़ी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन अभिक्रिया कहलाती है, बस। ठीक है, ज़्यादा रट्टा हो, जिसको याद करना है ये देखो बढ़िया सूत्र लिखा है, ये रट लो, बढ़िया आएगा, हटना हो नहीं, तो जो सरल वाला काम करना है उनके लिए बता रहा हूँ, ये ज़्यादा मैं इसलिए बड़ा नहीं कर रहा हूँ। अपचयन क्या होता है, बे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन हटती है, सीधा सीधा यार आपको, छोटा उल्लू, उल्लू वो जुड़ती है तो भाई वो ऑक्सीजन यानी अपचयन कहलाती हैं, और आम में अगर जुड़ रहा है, आम से हटती है ऑक्सीजन, आम से
हटती है। आँख खुले में रखते हैं तो ऑक्सीजन हटती है, ठीक है। ऑक्सीजन खुले में रखते हैं तो आम से हट जाती है, तो ऑक्सीजन हटती है इससे, तो ऑक्सीजन अवक्रिया कहलाती है। बस ठीक है, ख़त्म हो गया यहाँ से। चलो और जल्दी जल्दी आते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है अपने पास। ऐसे ही लिखना है, अगर पदार्थ आ जाए तो ऐसे ही लिख के आना, सेम डेट, परेशान मत। हाँ ये सीख लो, देखो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन अपचयन दोनों आते हैं, यानी सुनो जो अभी पढ़ी है अपन ने दोनों अभिक्रियाएं, देखो ये लिखी हैं, तो उसमें पता है क्या लिखना है अपन को, ये लिखना है रेडॉक्स अभिक्रियाएं वे अभिक्रिया होती है जिनमें अपचयन और उपचयन दोनों आते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बस इतना सा रटना है यार, अपचयन उपचयन याद कर लो, सीधी कह दियो कि जिसमें वे अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन उपचयन दोनों आते हैं वे रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे कि देख लो इधर लिखो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन ऑप्शन, ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑप्शन, देखो ऑप्शन है ये यार, देखो ऑप्शन है जो भी, ऐसा ना हो चयन ना दिख रहा हो तो लिख दें लो, परेशान ना हो लिख दें, तुम्हारा ना परेशान हो, इतने इतने भी नहीं है। लो भाई उपचयन, लो उपचयन, लो उपचयन, ठीक है, उपचयन आ ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो और क्या है, और देखो जी सूत्र रहने जी, परेशान ना होने में, ज़्यादा परेशान नहीं हो जी आप, बहुत ज़्यादा देखो जी आप। अब इनसे सीख लो इतना, ये सीख लो जी 4 नंबर में आते हैं, और जी हम तो कंप्लीट थोड़े से बता दे रहा है भाई, बाकी एक वीडियो डाल दें ऑलरेडी अलग से, तो मैं सीख लो, नहीं तो ये मैं सीख ही लो, थोड़ी सी सीख लो। ऐसा बात पेपर में, देखो पेपर में भी ऐसे ही है, देखो हम तो मैं दिखा दे रहे बहुत, हर पेपर में ऐसा कौन पेपर नहीं बनू आज तक के जी ना है, देखो 4 नंबर में है, बढ़िया बढ़िया सीखो। कहा है HNO3COH और CONO3 और H2O, तो क्या करना है, मैं देखना है कि ई तरफ के पद ई तरफ के पद, ई एरो की ई तरफ के पद ई तरफ के पद बराबर हैं कि नहीं। कैसे, देखो 2HNO3 इनमें H कितने हैं, एक, H एक है, और इतने H कितने हैं, इतने H एक और इतने कितने हो गए, ये दो हो गए, H कितने हो गए, तो तीन H हो गए। अब तो 3H हो गए अपने, एक सेकंड रुकियो, गलत कछु है तो रुकियो, नेक्स्ट वाला सीखो तुम, जो ज़्यादा दिमाग खराब हो जाए तुम लोगों को। NaOH H2SO4 और NaSO4। अब इधर देखो Na कितने हैं, एक, और इधर कितने हैं, NO2, तो अब इतने दो को गुणा करने पाए, जब तो इधर ओ बचे, अब OH भी अपन की NOH, यानी NOH बढ़ गए थे तो ओ ऑक्सीजन भी बढ़ गए। अब ऑक्सीजन कितने हैं, इधर एक, और इधर कितने होगा, दो, तो इधर भी अपन को मल्टीप्लाई करना है तो इधर भी दो हो जाए। अब ऑक्सीजन इधर दो हो गए, और इधर भी दो, इधर तीन हो गए, देखो ऑक्सीजन तीन हो गए थे, हो गए तीन, और इधर भी तीन हो गए, देखो एक और इधर दो, देखो जी हो गए, देखो इधर देखो ये हो गए, देखो दो ऑक्सीजन रहते हैं, और दो हाइड्रोजन रहते हैं, और एक जो तीन हो गए, और इधर भी तीन हो गए, देखो दो और एक, दो सॉरी दो और दो चार हो गए थे, और चार रहते हो गए, देखो हो गए चार, बराबर। अब इधर NO3, देखो एक NO3 है दो, तो इधर भी NO3 दो है, देखो है, हो गए। ऐसे रटने, ऐसे करने, देखो जी जो वाला सीख लो। 2NOH, देखो 2NOH होगा तो दो Na येते हैं, तो दो Na येते हैं, देखो हैं, और H और दो तीन हो गए थे हाइड्रोजन, तो इधर भी तीन हो गए, देखो तो दो एक तीन चार, और इधर भी चार हो गए, देखो चार हो गए, दो और दो चार हो गए कि नहीं हुआ। जो नीचे लगे ना समझ लो वो अकेले खिलाने हैं, और जो इधर है लगे ना बे उन्होंने खिलाने हैं, पूरे खिलाने, ठीक है। तो दो इतने होगा, तो पूरे इक्वल लगा, ऐसे इक्वल करने, बाकी हम डाल देंगे वीडियो, तो मैं सीख लगी, मैं टाइम नहीं है भाई, हमारी तबीयत भी वैसे इतनी तबीयत खराब है, बोल नहीं पा रहा ढंग से, बिल्कुल अजीब ही लग रहा है यार, क्या बताएं हम तुम्हें, तब भी ठीक है। ऊष्मा छिपी अभिक्रिया क्या है, बे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पाद के साथ निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। इतना याद रखो, ऊष्मा छेपी आने हुई है भाई, क्या ऊष्मा बाहर निकल रही, सीधी बात। बे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या याद रखना ना रखो, जो जो हटा लो इतना रखो यार। बे अभिक्रिया जिनमें तो बिना रखो, बे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, उत्पन्न यानी निकलती है, और जिसमें ऊष्मा निकलती है, देखो हमें तो बता रहे देखो, देखो ऐसे लिखने, बे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है, ठीक है, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया कहलाती है।
ऊष्मा छेपी होगा, बस इको ऊष्मा छेपी के बस तो रट लो, बस जी 2 नंबर पक्के हैं तुम्हारे। ठीक है, अब ए में कहा है ऊष्मा शोषी, देखो जो है नीचे ऊष्मा शोषी यानी मैं बोला जाता ऊष्मा शोषी यानी सोस, यानी तुम देखो पानी को जबकि तो ससूक लो ऐसे किस घर में तो ससूक वो यानी ऊष्मा को मतलब कपड़ा में अंदर ले वो यानी ओई में जो हुई शोषना तो का हो गया अब शोषित यानी बा ओई में समा जा रही, सीधी बात समा जा रही तो का हो गया बे अभिक्रियाएं, इनमें भी देखो ऐसे लिखने बे अभिक्रियाएं, देखो बे अभिक्रियाएं क्रियाएं, देखो क्रियाएं लिख लेना कोई दिक्कत नहीं, जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, अवशोषित देखो अवशोषित अवशोषित होती है ऊष्मा शोषी कहलाते हैं, देखो ऊष्मा शोषी कहलाते हैं कहलाती हैं। बस इतना याद रख लो भाई, सब कुछ कंप्लीट समझ लो तुम्हारा, ये सब याद रखो, आपको यहाँ कहीं ना इससे बाहर नहीं जा रहा पेपर, परेशान हो मैं बता रहा हूँ ना, कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, और क्या रह गया इसमें, और क्या रह गया यार, देख लेते हैं भाई, कुछ रह तो नहीं गया। हाँ जी, याद रखो, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत को चालक नहीं कहता, अम्ल का जलीय विलयन इसलिए चालक नहीं कहते क्योंकि अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन होते हैं, यानी हाइड्रोजन होती है आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं जिससे उपस्थित होते हैं, जिस कारण विद्युत का चालन करता है। यानी पॉजिटिव यानी पॉजिटिव मतलब आयन होते हैं प्लस आयन। अब तुम लोगों को अगर पूरी चैप्टर बताऊँ इतने में तो तुम्हारा तो प्राण निकल जाएंगे, तो एक चैप्टर इतना बड़ा हो गया और तुम लोगों को बताऊँगा, इतना याद रखो जल का पीएच मान कितना होता है भाई, जल का पीएच मान 7 होता है, इतना याद रखना। ठीक है, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, बाकी लो ख़त्म कर दिया ये चैप्टर। ठीक है, ख़त्म ही कर दिया, लो नहीं बताऊँगा, ज़्यादा परेशान नहीं करना तुम लोगों को, कुछ एक आध बता दूँ। ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान याद रखो 6 होता है, देखो ये लिखा है पीएच मान 6 होता है। ठीक है, हाँ अब रखो ये याद सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रवती बर्तन में क्यों रखना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रवती बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता के संपर्क में आने में जल को अवशोषित करके ठोस पदार्थ जिप्सम का निर्माण करता है। इसका पता क्या मतलब है, तुमने यार प्लास्टर जिसको चढ़ाओ या नहीं चढ़ा है, भगवान ना चढ़ के हो ना चढ़ा हो, तो सुनो हम तुम्हें बताता हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कभी तुमने देखा है किसी के ऊपर एक वो चढ़ा वो प्लास्टर और प्लास्टिक का बोले प्लास्टर नहीं कह देते हैं उसको, तो वो प्लास्टर होता है सफ़ेद सफ़ेद पट्टी बनी होती है ना, तो उसके ऊपर पता बीच में पता क्या लगाया होता है, ये लगाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी को कह रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर वो इसी पे वही चढ़ाते हैं, अगर उसमें मतलब हवा लग जाए, थोड़ी सी भी हवा लग जाए ना, तो वो इतना कठोर हो जाता है ना पदार्थ, जिप्सम का इतना ज़्यादा कठोर हो जाएगा कि फिर उसको इतनी हीट चाहिए ना कि वो पिघलने के लिए, तो समझ लो बहुत हीट चाहिए होती है, बहुत कड़क हो जाता है वो, तो वही कहलाता है। तो वही आद्रवर्ती बर्तन क्यों लगा है, जिसमें उसमें हवा ना लगे, नहीं तो वो बहुत कठोर पदार्थ बन जाता है, सीधी बात बहुत कठोर बना है। कैसे लगा प्लास्टर ऑफ पेरिस आद्रवर्ती में इसलिए नहीं रखा जाए क्योंकि वायु के यानी हवा के संपर्क में आने पर बहुत कठोर पदार्थ बन जाते हैं, इसलिए उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, इतना समझ लिया। अब उदासीनी अभिक्रिया, उदासीन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार के यार 2 ठैया बे याद कर लेना, 2-3 ठैया बे क्या कहते हैं अंतर बहुत आते हैं। अम्ल क्षार मैं बताता हूँ, अभी आगे लिखे हुए हैं मैं वो भी बता दूंगा। उदासीन अभिक्रिया क्या कहलाती है, जिसमें अम्ल और क्षार क्या दोनों अम्ल क्षार के साथ कराई जाती है, जिसमें लवण तथा जल बनते हैं। उदासीन अभिक्रिया ज़्यादा परेशान ना हो, इन दोनों के जी याद कर लो, उपयोग याद कर लो। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर। ठीक है, धोने का सोडा क्या होता है, जो अपन भाई सीधी बात जल को स्थायी कठोरता को हटाने के लिए यानी सीधा मैल हटाने के लिए उपयोग किया जाए। धोने का सोडा ये याद रखना, और सोडियम कार्बोनेट के कांच जैसे साबुन, ऐसे सब कुछ मतलब हाथ धोने के लिए, और साबुन यही तो है, साबुन उद्योगों में होता है, तो सीधी बात धोने का सोडा। और खाना बनाने में उपयोग होता है। एक तो देखो इसका उपयोग सोडा अम्ल अनावश्यक होता है, यानी जो पेट के अंदर जो वो होता है ना अम्ल, उसको बनाने में बहुत मदद करता है ये। और
सोडियम कार्बोनेट एक एंटीनेट संगठित जिसके क्या लिखा हुआ है, ये तो बहुत कठिन लिखा हुआ है, ये याद रखो। इसका उपयोग पेट की अम्लता दूर करने में किया जाता है। अगर ये खाएंगे तो अंदर के जो अम्ल है ना, खट्टे खट्टे, वो सही हो जाएंगे ये, ठीक है। और इसका उपयोग झागदार शीतल पेयजल बनाने, यानी झागदार यानी जो साफ जल बनाने के लिए उपयोग, और खाद्य पदार्थ यानी खाने में बनाने में उपयोग होता है। बस खत्म हो गया चैप्टर, ठीक है। अब सेकंड चैप्टर पे आते हैं। जल्दी सेकंड चैप्टर की कितने क्वेश्चन है देख लूँ, अगर इसी में हो जाता है कंप्लीट इसी वीडियो में तो वही कंप्लीट करा देता हूँ। देखता हूँ कितना है या तो भाई बिलाते यार, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, कमी है यार, क्यों परेशान हो रहा है, मैं करवा दूंगा, थोड़ा ही सा है, एक सेकंड यार, थर्ड तो आ गया है, सेकंड कहाँ गया, गायब हो गया कभी। इसकी सेकंड भी कंप्लीट करा दिया मैंने उसी में भाई, सेकंड भी कंप्लीट करा दिया यार तुम लोगों का, उसी में सेकंड करा दिया, वाह। सेकंड पूरा खत्म नहीं हुआ है यार, बीच बीच रह गया। चलो ये दो अंतर सीखो, जल्दी से याद करो। क्या करना है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और जबकि